नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। और हम अच्छा जी। ये जानने का प्रयास करेंगे कि भई ये जो हाँ। बिहार में जो जीत हुई है, वो उसके बाद में योगी जी जो हैं वो और ही फॉर्म में आ गए हैं, और तो छोड़िए सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बन गए। तो वो भी जो है वो हमारे बेचारे बेचारे घुसपैठियों को बताइए, ये घुसपैठ जो है वो एक ह्यूमन राइट है, यानी एक आप समझिए मानवीय अधिकार है, और उसको रोकने में लगे हुए हैं। धीरेन्द्र जी, ऐसे तो कैसे चलेगा? बंगाल से भगाए जा रहे हैं, आसाम वाले उनको टिकने नहीं दे रहे, अब इधर जो है वो बिहार में भी नहीं आने दे रहे, उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर खोल दिए, बेचारा नेपाल ही एक अकेला रास्ता बचा है। नमस्कार आपको संजय जी और तमाम दर्शकों को। जयपुर डायलॉग के बहुत ही इतने समय कष्ट के बीच में आप देखिए कहीं कहीं से कष्ट लगातार रहे कि ये दुख खत्म काहे नहीं होता वाली कहानी जो है निरंतर चल रही है। बिहार की जीत जिस तरह से मिली उसके बाद लोगों को लगा कि दया भाव होना चाहिए, बड़े लोग हैं, देखिए जीत हासिल की है, कम से कम इन लोगों को थोड़ा कहीं तो जमा रहने देना चाहिए। लेकिन अचानक ये तो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से फोटो आने शुरू हो गए, वीडियो आने शुरू हो गए, और वो लोग अचानक भागना शुरू हो गए। वो उनसे कोई कह भी नहीं रहे कि भागो भागो, लोग सिर्फ ये कह रहे कि भाई एसआईआर होगा। लेकिन वो अचानक पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ अचानक, बल्कि योगी जी को तो अचानक कहना पड़ा। 2 दिन पहले बाकायदा डीएम्स को सबको लेटर भेजे गए कुछ दिन पहले कि भैया देखो इनको जो है चेक करो, ये लोग जो भाग रहे कोई असली ना भाग जाए इस भगदड़ में, उनको असली को तो रहने दो। तो वो जो भाई मुश्किल हालात जो हो रहे हैं वो संकट हो गया है। अब आप ये सोचिए केशवपुर इलाका है वहां हुगली जिले में, वहां सारे मकानों पे ताले लग गए, लोग भाग गए, दुकानदार इसलिए परेशान है कि साहब ग्राहक कहाँ गए, स्कूल के टीचर पूछ रहे ये बच्चे कहाँ चले गए, वो काम वाला पूछ रहा है ये काम वाले कहाँ चले गए। तो जो सब लोगों का जवाब आ रहा है कि वो तो सब बॉर्डर पे बैठे हैं साहब। उधर से बीएसएफ को समझ में नहीं आ रहा कि ये जाते हुए तो दिखे नहीं थे, आते हुए भीड़ यहाँ से कहाँ आ रही है। तो मतलब काफी कंफ्यूजन हो गया है एकदम। और और दीदी को वो उनको पार आराम से पार करने दे रहे हैं, और साथ में बताइए ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं कि उनके जो है वो थंब इम्प्रेशंस वगैरह भी ले रहे हैं। तो वो मतलब जबकि वो तो उनको यही कहा था, बायोमेट्रिक्स उनकी जो है रिकॉर्ड की जा रही है। और अब मौलवी साहब ने बताइए। कहा था देखिए कोई भी चीज देनी नहीं है, ना आंखों की तरफ से निशान देना है, ना कोई फोटो खिंचवाना है, और आप सब काम कर रहे, ये सही नहीं है। मुझे लगता है ये दूसरा उधर एक जो है 100 साल पहले सोई हुई राजकुमारी की तलाश में एक राजकुमार पहुंच गया आसाम में। आसाम चूंकि जादू की जमीन है, तो आप उसमें अगर ऐसे जादू होते रहेंगे, अब एक नया जादूगर आ गया वहां, वो जो है गजब ही कर दिया है कि 75 साल पहले का कानून था बनाया, कांग्रेस के समय में बन गया था, लेकिन उसके बाद नेहरू जी ने कहा कि सो जा, वो कानून सो गया। उसके 75 साल बाद एक दिन उनको याद आया, अब वो श्री भूमि से जो है 5 लोगों को 20 तारीख को धुबड़ी जिला डीएम ने और डीसी ने एक घोषित कर दिया उसी कानून के तहत कि 10 दिन के अंदर आपके कागज देके वो नहीं आए तो उनको 24 घंटे में पूरा असम छोड़ने के लिए कह दिया। और ये तो शुरुआत है, पिछले कुछ समय में 450 लोगों को इस तरह से पुशबैक किया जा चुका है, पुशबैक कर रहे हैं। अब कोई जरूरत नहीं है एफटी की, वो ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं है। अभी इधर ये कहानी चली रही थी कि उधर योगी जी कल पुलिस ने जो है जो भी बॉर्डर पर टाउन थे जो उधर नेपाल से जुड़े हुए बहराइच वहराइच जो रास्ता उन्होंने अपनाया था उस सब पर उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी कि साहब अब ये देखिए पूछिए मकान मालिक से कि कहाँ है वो, बिना किसी बांग्लादेशियों से बेचारों से पैसे तो नहीं वसूल रहा, क्योंकि उधर बांग्लादेश इंतजार कर रहा है, इधर वो यहाँ पैसे दे रहे हो तो उनको भी। तो ये जो एकदम सब तरफ से जो आई है मुसीबत, इसको लेके बड़ी चिंता हो गई है। मुझे तो नहीं लगता। ममता बनर्जी जी ने एक और नया बयान दिया है, मतलब कल उनके एक विधायक ने बड़ा शानदार बयान दिया, हालांकि चिंता तो उनको भी हो गई, सबसे बड़ी चिंता हुई है उनको। मोहम्मद सलीम साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा हाँ है तो ये बांग्लादेश की, लेकिन ये समस्या तो हो गई है अचानक। और जो ममता बनर्जी के विधायक को लगा कि ये जो वहां की 28% जनसंख्या थी बांग्लादेश में हिंदुओं की, वो 8 रह गई है, तो जो 20 है वो इन्हीं बॉर्डर टाउन पे है। उसका कहना यह था कि ये हिंदू हैं जो भाग रहे हैं।
तो एक तरह से पूरी तरह से अचानक एसआईआर का ऑर्डर हुआ, क्योंकि बचपन में मैं एक वो सुनता था, वो आता था ऐड, आपको संजय जी याद होगा, फरिश्ता की बीन बजी, मैले कपड़े चल दिए साफ होने को। यहाँ एसआईआर की बीन बजी और सारे लोग चल दिए बांग्लादेश की तरफ। ये बड़ा दिलचस्प है, अभी ये चल रहा है और मुझे लगता है पहली बार ऐसा, संजय जी पहली बार ऐसा हुआ है कि 26,000 का एक आंकड़ा, अनौपचारिक ही सही, लेकिन वो कहा जा रहा है ये पार कर चुके, मतलब इनको वापस वहां जा चुके, अभी हजारों की तादाद है। वरना इससे पहले महाराष्ट्र में भी याद होगा आपको, एक बार सर्च अभियान चलाया, एक बार यूपी में भी पहले चल चुका था, कहीं 200 पता चलते थे, कहीं 300 कुल पता चल पाते थे। अभी 26,000 तो जा चुके सिर्फ इन्हीं बॉर्डर से। और ये भाई तो जिस तरह से छुप के आने के उस्ताद हैं, उस तरह जाने के भी हैं। तो इसीलिए जो भाग रहे होंगे अलग अलग जगह, वो जो आपके सामने इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि कोई पेंट की बची हुई बाल्टी लिए घूम रहा है, कोई खाट सिर पे रखे घूम रहा है, कुछ 2 बकरी लिए घूम रहा, वो उनके बिना जाने नहीं चाहते। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब देखा जाए क्या किया जाए। भाई यूनुस को इस समय ध्यान यहाँ है नहीं, क्योंकि वो जिसका इंतजार कर रहे उसको मना कर दिया। भाई मोदी जी ने कहा भाई इनको हम भेजेंगे नहीं, ये तो गेस्ट है हमारे। तो गेस्ट के बिना जितने भी गेस्ट थे वो सबको इंतजार कर रहा, उनको लेना नहीं चाहता यूनुस, अब हम रखना नहीं चाहते, तो वो बॉर्डर पे है, दिख रहा है जो भी हो रहा है। एक मजे की बात यह है वीरेंद्र नाथ जी कि ये मैं बार बार अपने वीडियोस में भी रेखांकित कर रहा हूँ, और वो ये है कि साहब ये बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है, बीजीबी बोलते हैं जिसको, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो बीजीबी वाले जो हैं वो किसी भी तरह का कोई अवरोध, कोई व्यवधान प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। एक बात, अब हम 26,000 27,000 जो हम आंकड़े पेश कर रहे हैं, ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं। हमें तो ये बताया जा रहा है कि साहब के अनाधिकारिक रूप से बीएसएफ जो है जितनों को पुश कर रहा है उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लोग तो लाखों की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितने लाख जो है वो पुश कर दिए गए और वो चुपचाप उधर चले गए, बाकी नेपाल भाग गए, और कुछ जो है वो साउथ भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो साउथ भागने में भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यदि भागना है तो तमिलनाडु तक जाना पड़ेगा, बाकी सब चारों तरफ तो बीजेपी की सरकारें आ गई हैं। जी वीरेंद्र जी। सर देखिए, ये जो एसआईआर हो रहा है, आपने स्मार्ट सिटी सुना होगा। मेरे विचार से इसका नाम स्मार्ट एसआईआर होना चाहिए। स्मार्ट माने स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, SMART। ये वही हो रहा है। और जो बंगाल की खबरें मैं देख रहा हूं, उससे ये लग रहा है कि केवल ममता बनर्जी का वोट ही नहीं जा रहा है, ममता बनर्जी की पार्टी का रेवेन्यू भी जा रहा है। क्योंकि ये इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जो बाकायदे जब ये आते थे, पैसा दे करके पैकेज डील होती थी, और उनको उसमें जो है आधार कार्ड और ये वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड। और एक कलकत्ता की अखबार ने एक खबर छापी है कि उसमें एक राशन कार्ड में महिला का नाम है मीना बेगम, और उसके पति का नाम है KKR नाइट राइडर्स। उस राशन कार्ड में ऐसे ऐसे फर्जी राशन कार्ड वहां बनाए गए हैं। हस्बैंड का नाम KKR नाइट राइडर्स है। और कुछ ऐसे भी जो है, और वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दबाव डाल करके 2002 या 2000 के पहले के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं। और एक कह रहा था कार्यकर्ता, कोई नेता था, कोई वहां का सामान्य आदमी, कि टीएमसी वाला सब अनपढ़ है, खाली पैसा गिनना जानता है। तो उसमें जो है, जो बाप की उम्र है वो बेटे से कम लिख दी गई है। ये भी गलती हुई उसमें कि बाप छोटा है, बेटा बड़ा है। तो ये सब चीजें हो रही हैं वहां बंगाल में। और एक बहुत लंबी रिपोर्ट छपी है कि मुर्शिदाबाद में 2.68 लाख ऐसे ऐसे मुस्लिम बांग्लादेशी हैं जिनके नाम हिंदू हैं। ये भी हो रहा है बंगाल में कि इनके जो सरनेम हिंदू जो है, उन्होंने अपने हाँ सरनेम बदल लिए, नाम जी, तो ये उन्होंने मोहम्मदन किया। है लेकिन सरनेम हिंदू कर दिया है। नहीं, उनकी आइडेंटिटी ही हिंदू है। और एक अखबार ने ये भी रिपोर्ट किया है कि अगर एसआईआर ठीक से हो गया तो साहब तो ये टीएमसी। हमारे संघी लोग जो हैं ये घर वापसी क्यों अपोज कर रहे हैं? सर, जो मॉरल डिग्रेडेशन उनका हो चुका है, और जो वहां पे लसैसे फेरे महिलाओं के बारे में है, टोटल छूट है, तो मुझे नहीं लगता कि उस मॉरल फैब्रिक के साथ उनकी घर वापसी हो सकती है। वो संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता। और ये मुझे खुद
जो आपका जो संघ का संगठन है उनके लोगों ने कहा, जैसे कि पिछले साल जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर की, तो टीवी में बहुत वाइडली कवर हुआ था कि अयोध्या के पास के ये गांव राजपूतों के हैं और ये 200-300 बरस पहले कन्वर्ट हो गए थे और लगा था बस ये कल आने वाले हैं। फिर मामला वो ठंडा हो गया वहीं का वहीं। तो ये मामला जो है इतना आसान नहीं है। जो उनका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, जिस तरह की स्वतंत्रता वहां पे है वो शायद यहाँ नहीं मिलेगी। तो शायद ये आसान नहीं है इतना, ये जितना कहा जा रहा है। उनका एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है। एक दो लोग तो हो सकते हैं स्कैटर्ड बेसिस पे, कभी यहाँ कहीं वहां कहीं वहां। तो सब मैं ममता बनर्जी की बात कह रहा हूं, जो कहा गया है कि एसआईआर अगर ठीक ठाक हो गया तो ममता बनर्जी की पार्टी विल बी रिड्यूस टू टीएमसी कालीघाट। यानी जहां ममता बनर्जी का घर है तो वो टीएमसी कालीघाट रह जाएगी, इससे आगे नहीं रहेगी। तो और जो दूसरी बात निकल के आ रही है कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में जंगल राज था, लेकिन बिहार का जंगल राज 2005 में खत्म हो गया था। और जिस तरीके की जो है का जंगल राज बिहार जो बंगाल में आज दिख रहा है, बड़ी भयानक स्थिति है। और कैसे उसको जो है वहां के लोग सहज भाव से रहते हैं। जैसे एक वहां पे गुलशन का कोई कोई वहाँ गुलशन मोहल्ला है कलकत्ता में, आबादी वहां की जो है 2 लाख से ऊपर है और वोटर मार्क 4,000 है। और अब वो इलाका बहुत तेजी से खाली हो रहा है। तो ये सब जो चीजें आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि जो आखिरकार ममता बनर्जी डरी क्यों हुई है, क्यों क्या डर है इनमें। तो अब जो है, जैसे मैंने कहा कि इट इज एन SMART SIR, तो उसमें तमाम लोग छन के आ रहे हैं। एक आदमी बांग्लादेश से आया, उसने इंडिया में एक महिला से शादी की और अपने ससुर को अपने रिकॉर्ड में वो उसका पिता हो गया। तो अब जो है पति पत्नी दोनों का पिता ये कैसे हो सकता है। ये चीजें पकड़ में आ रही है वहां पे। तो ये वहां पे इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं कि मुझे लगता नहीं है कि जो है ये जो टाइम बाउंड जो समय सीमा तय की है दिसंबर 4 तक हर एक को अपना इन्विटेशन फॉर्म जमा करना है, ये काम हो जाएगा। और जो एक बात और आई है कि ये जो आपका बांग्लादेशी जो आते थे, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मनी स्पिनिंग रैकेट है। पैसे कमाने की बहुत बड़ी मशीन थी। पैसा दे के पहले अंदर आओ, फिर पैसा दे के आधार कार्ड बनवाओ, पैसा दे के राशन कार्ड बनेगा, पैसा दे के आपका जो है वोटर आईडी कार्ड बनेगा, और फिर ये काम करो वो काम करो, प्लस प्लस उनसे लगातार वसूली करवाते रहो। और अभी उसका भी नाम आ रहा है, जो संदेश खाली का जो शेख शाहजहां जो बहुत बड़ा नेता था, जो बहुत दबाव के बाद अरेस्ट हुआ था, इंक्वायरी हुई थी, जो हिंदू महिलाओं के शोषण के लिए भी उसका नाम जो है आया था, वो शायद अभी जेल में है। तो वो भी जो है बहुत बड़ा किंग पिन है घुसपैठ का। लोगों को लाना और पैसे लेना और फिर पूरी पैकेज डील। और वो पैसा ज्यादा था कलकत्ता। और ये पूरा जो है और ये इतना ऑर्गेनाइज रैकेट है कि टॉप लेवल की जो है ममता बनर्जी की पार्टी का, उसका पूरा प्रोटेक्शन था। और ये जो है और ये भी मैंने एक अखबार में खबर देखी कि जब शेख शाहजहां का मामला असेंबली में उठा था आज से 2 साल पहले, तो ममता बनर्जी ने उसको डिफेंड किया था। और यहाँ तक कि एक जो है एक अंसारुल अंसारुल बांग्ला एक बांग्लादेश का टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अंसारुल बांग्ला टीम। हाँ, वो शेख साद लाडी, उसका पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों में उसका उसका नाम वोटर लिस्ट में है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा मामला है। ये केवल ये साधारण एसआईआर नहीं है। और मुझे लगता है कि देर सवेर इसमें एनआईए को और ईडी को की अगर एंट्री हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और बड़े पैमाने पर ये भी खबरें आई हैं कि जो जो एक कोई कौन सी लक्ष्मी भंडार कोई वेलफेयर स्कीम है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, उसका भी लाभ उनको मिल रहा है। बाकायदा कैमरे के सामने वो महिलाएं कह रही हैं कि हमको लक्ष्मी भंडार स्कीम में इतना पैसा मिल रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है? क्या इंडियन स्टेट को आप ये इंडियन स्टेट है या बनाना रिपब्लिक है? तो बंगाल में थिंग्स आर वेरी बैड एंड रियली ए कॉज ऑफ सीरियस कंसर्न। बिहार में तो बहुत सस्ते में निपट गया। और मुझे लगता है जब एनआरसी होगा
तब स्थिति और वो जो है उभर के सामने आएगी गंभीर। अभी तो मेरा ख्याल है कि जो लोग पकड़े जाएंगे, दैट विल बी टिप ऑफ द आइसबर्ग। हाँ, ये संख्या अभी कंफर्म नहीं कि वापस कितने लोग गए बांग्लादेश, लेकिन एनआरसी के समय असली फिल्टरिंग होगी। जी, जी, चलते हैं धीरेन जी के पास। धीरेन जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने बीएलओ मरे हैं अभी तक? 1-2 हुआ है बस। आवाज बोलोगे आपकी। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस तरह की खबर नहीं है कि बीएलओ मर गए हों, क्योंकि तनाव वनाव यहां तो इस तरह का कोई खबर उस तरह की छप नहीं रही है, बाकी सब जगह से। आज एक डेथ लखनऊ में हुई है। अच्छा, वो किस सिलसिले में हुई तो मैंने वो नहीं देखा है, क्योंकि अभी तो वो गौर नहीं किया गया उस पर। कारण सामने आया क्यों हुआ? उसको शायद ब्रेन हेमरेज हो गया है, और कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश के श्री अजय राय उसके घर में पहुंच गए हैं। हाँ, देखिए, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये खबर एक आ सकती है कि साहब एक हुआ। अगर आप आज ही का, मैं तो इसलिए हैरान हूं कि, हाँ, मैं इसलिए हैरान हूं संजय जी कि ये तमाम चीजें जो एक खास मकसद के साथ, खास उसके साथ छपवाई जा रही हैं, ये अगर ब्रेन हेमरेज की आज ही उत्तर प्रदेश की तमाम जितने लोग मरे हैं उन लोगों को भी चेक करवा लिया जाए और उनके घर अजय राय जी को भेजा जाए पता करके कि ये इसलिए हो गया क्योंकि इनको उसके ब्रेन हेमरेज से ये चिंतित हो गए थे। क्योंकि ये जो कहानियां हैं, ये सब कहानियां स्पेशली इसलिए छपवाई जा रही है क्योंकि आप देखिए, आपने चुनाव को बहुत करीब से, चूंकि कई जगह ऑब्जर्वर रहे और अधिकारी रहे, आप लोगों के हाथ में चुनाव की कमान हमेशा आती रही है। आप देखिए कि यही स्टाफ होता है जो मतगणना में भी लगता है, यही स्टाफ होता है वो जो उसमें लगता है, जो चुनाव प्रचार हमेशा से लगता है चुनाव प्रक्रिया में, यही स्टाफ होता है जो जनगणना में भी लगता है, यही स्टाफ होता है जब सरकार को कोई इस तरह के काम करने होते हैं उसमें लगता है। अचानक एसआईआर में तनाव कैसे हो गया? मतलब ये कहानियां जो है किसी के समझ में इसलिए नहीं आ रही कि वो किसी भी तरह, किसी भी येन केन प्रकारेण, ये तो एक ऐसा काम है जिसमें मुझे लगता है कि उन लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वो प्रूनिंग कर रहे हैं। सिर्फ उस जगह नहीं लग रहा होगा जहां ये कहा जा रहा होगा कि आप तनाव कि ये बदल के देखिए, ये बदल के देखिए, ये बदलिए, ये गड़बड़ ठीक मत कीजिए। क्योंकि अमूमन कोई भी आदमी हो उसमें, इसमें तो एक ऐसा मामला है, मैं समझता हूं जो चुनाव गणगण जो उसमें लगे हुए हैं, बीएलओ एसआईआर में लगे हुए हैं, वो तो एक ठीक करने की खुशी में हो। हर आदमी को अगर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसको कोई भी गलत काम को ठीक करने में या सही करने में सहयोग देने में हमेशा अच्छा लगता होगा। ये तो एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसमें मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जो अलग अलग जगह जिनके नाम दिए, क्योंकि हम ये बाद में देखेंगे, ये अक्सर इस देश में आपने देखा होगा कि जब मैं तो हाल फिलहाल का ही बता देता हूं कि जब ये हुआ, एक बाबा के उसमें डेथ हुई यहां मरने वाले, आपको याद होगा जब 125 या कितने लोग मर गए थे, 120 यहाँ उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुआ, तो उसके बाद उसमें घायलों का भी था। अचानक सरकार ने अनाउंस कर दिया कि घायलों को पैसे दिए जाएंगे, मृतकों को दिए ही जाएंगे, घायलों को भी पैसे दिए जाएंगे। आपको हैरानी होगी कि आसपास के हॉस्पिटल्स में इतनी सारी संख्या बढ़ गई, इतने तो लोग वहां नहीं पहुंचे थे जो घायल हो रहे कि साहब हम घायल थे, हम घायल थे, हम घायल थे, सब वो न। तो ये सारी चीजें ग्राउंड पर जब इनका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हो जाता है, या माना जाए कि भाई उसको ऐसा क्या, मतलब क्या प्रेशर था उस पर, कोई ये समझ नहीं पा रहा, मैं भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि मेरे यहाँ आए वो लोग आके दे के चले गए अपना आराम से कि भर दीजिए, उन सबको आराम से हम लोगों ने चाय पानी सबने पूछा और उसके बाद वो चले गए। कहीं से कोई तनाव का ये प्रेशर कहां से आ रहा है, ये समझने की बात है। कौन प्रेशर कर रहा, ये तो देखने की जरूरत होगी कि कौन प्रेशर कर रहा है। जहां सबसे ज्यादा मरे वहां की सरकार प्रेशर कर रही होगी। सबसे ज्यादा तो बंगाल में गए उनके। तो एक आपकी खबर आवाज, ये आपकी आवाज बंगाल नहीं में ये भी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने बीएलओस को 18,000 रुपए देने की जो घोषणा की है, वो पैसा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने रोक लिया है। और दूसरे यूपी में तो हो गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स अपॉइंट किए गए हैं इस काम के लिए, जो जो आ रहे हैं इन्यूमरेशन फॉर्म। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहीं पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर भी अपॉइंट नहीं किए हैं, इसके कारण भी उनके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ गया है। ये बात तो सामने आई है। और लेकिन मुझे जो जो सबसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जो 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 ग्लोबली वोकिस्ट एजेंडा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करो और डिटेक्ट करो, रिपोर्ट करो,
तो जो वो कैपिटल है दुनिया की, अमेरिका, यूरोप वगैरह में, वहां से अभी तक कोई मीडिया में कैंपेन नहीं शुरू हुआ। आपके न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, बीबीसी में, अल जजीरा में, या और हमारे यहाँ जो राणा अयूब हैं, ये सब लोग खामोश क्यों बैठे हुए? दरअसल वो अभी खालिद वाला मसला है ना, वो चल रहा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही, तो अभी उस पे जाएंगे कि इस पे जाएंगे? हाँ, उमर खालिद आज खबर आ गई है, उसमें खबर आ गई 2 दिसंबर नेक्स्ट हियरिंग डेट तय हो गई है खालिद उमर के मामले में। हाँ, अभी चल ही रहा था, मैं लाइव देख ही रहा था, सुप्रीम हाँ कोर्ट में बहस चल हाँ रही थी। हाँ, ये तो 2 दरअसल सर, दिसंबर डेट तय हो गई है। ये 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 मौतों की खबर थी। क्या आप कुछ कह रहे संजय जी? आपका म्यूट हो गया। संजय जी म्यूट है आपका। कह रहा हूँ आज भी बहस पूरी नहीं हुई क्या? नहीं 2 अभी तो दिसंबर डेट तय हो गई सर। है 2 दिसंबर अगली हियरिंग होगी, अगली डेट पड़ गई है। बताइए कितना अत्याचार है, मानवाधिकारों का कोई किसी प्रकार का कोई ख्याल ही नहीं है। हमारे लोग जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के प्रति कितने क्रूर हैं। वो 85-90 साल के जो जो अरशद मदनी साहब हैं, उनको भी जो है जिहादी कवर फायर देना पड़ रहा है। हम तो भाई अरशद मदनी साहब की बातों से बड़े इम्प्रेस्ड हैं। तो आप बताएं अरशद मदनी साहब जो कह रहे हैं उस पर गलत क्या है? तो देखिए, 2 बातें हैं जो फैक्चुअल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सारे स्टेट्स को डायरेक्शन था कि आप आइडेंटिफाई कीजिए। यूपी में, वेस्टर्न यूपी में 5,000 से ज्यादा ऐसी महिलाएं जो जो पाकिस्तान की हैं, और वो यहाँ पे 15 साल से 20 साल रह रही हैं, और वो 2 साल 3 साल में केवल प्रेग्नेंट होने के लिए पाकिस्तान जाती हैं और फिर वापस चली आती हैं। तो और वो यहाँ रह रही हैं और वो आइडेंटिफाई हुई हैं। और इसी साल इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास हुआ है अप्रैल 2025 में, और इसके रूल्स भी फ्रेम हो गए हैं, और 1 सितंबर को पिछले 2 महीने पहले उसका लागू करने का उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और उस नोटिफिकेशन में सारे स्टेट्स को ये होम मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया है, आप अपने अपने राज्यों में, डिफरेंट जिलों में डिटेंशन सेंटर खोलें जेल से अलग, और जितने लोग अनडॉक्यूमेंटेड या इन्फिल्ट्रेटर पकड़े जाएं, उनको उसमें आप जो है डिटेन करें और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और लेकिन उसमें नेपाली, भूटानी और तमिल, श्रीलंकन तमिल को एग्जम्प्ट किया गया है। तो ये उसके तहत कार्रवाई हो रही है, और ये पूरे देश में हो रही है। ये जो खबर चली है, आज ही खबर चली है कि यूपी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हैज ऑर्डर्ड क्रैकडाउन। This crackdown is in compliance of the directives of the यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो यूपी में ये अभियान पहले से चल रहा था, मई के महीने से चल रहा था, और चूंकि अब ये नया कानून लागू हो गया है, और आपको पता ही है कि इस कानून के साथ पासपोर्ट एक्ट 1920 को भी रिपील कर दिया गया है, और फॉरेनर्स एक्ट 1946 को भी रिपील किया गया है। एंड दिस हैड बीन मेड मोर स्ट्रिंजेंट नाउ। इसमें 10 साल का, इसमें 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा का भी प्राविधान है। तो अब एसआईआर चल रहा है, तो एसआईआर के साथ साथ अगर ये भी अभियान चलेगा, तो ये फिल्टर इंफॉर्मेशन जब सामने आएगी, तो मुझे लगता है यूपी में जो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं ऐसे, अब इसके में वो लोग पकड़े जाएंगे। और ये चूंकि यहाँ चल रहा है, और यूपी गवर्नमेंट के पास डाटा ऑलरेडी काफी इकट्ठा हो चुका है, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी यूपी और नेपाल बॉर्डर पर, इंडो बांग्ला बॉर्डर पर बड़ी संख्या में आपने देखा है डेमोलिशन हुआ है। जो नो मैंस लैंड पे मस्जिद, मदरसे, दरगाहें बन गए थे, और तमाम तरह के जो वहां कब्जे हो गए थे, वो सब खाली कराए गए। यूपी में बहुत ज्यादा सफाई की गई है, और यही सफाई उत्तराखंड में भी की गई है। तो यूपी में इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और अभी जो अल हिलाल का यूनिवर्सिटी जो सामने आई है, और जो दिल्ली रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है, उसमें कश्मीर और सहारनपुर के बीच में बहुत जबरदस्त ट्रैफिक है। और संभल में तो बड़ी संख्या में कश्मीरी यूथ वहां की मीट फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी कर रहा है, या और तमाम जिम्मेदारी संभाल रहा है। करीब 25 या 30 लोगों को भी वापस भेजा गया है इसी महीने। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जो एसआईआर और ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के लागू होने के बाद आने वाले दिनों में सामने आएगी। और मुझे लग रहा है कि जो 2026 में जनगणना के बाद
साथ ही में कास्ट सेंसस भी होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होना है। एंड आई होप, आई डोंट नो कि उसका गवर्नमेंट का टाइमलाइन क्या है। एनआरसी भी होगा। जब एनआरसी होगा, दैट विल बी द मोस्ट टाइट फिल्टर प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। तब ये सब लोग पकड़ में आ जाएंगे जो एसआईआर में छूट जाएंगे, जो छूट जाने में सफल हो जाएंगे। जी जी। धीरन जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो अरशद मदनी ने कवर फायर दी अल्फा वाले को, तो ये अरशद मदनी क्या सोच के ये कर रहा है? दरअसल एक बड़ा इंटरेस्टिंग, वैसे तो आपने ही कई बार उसका उदाहरण दिया कि अरशद मदनी साहब जो कर रहे हैं वो मोहम्मद अली साहब को कह रहे हैं। मोहम्मद अली साहब को बाकायदा बार बार वो उनका नाम नहीं लेते, लेकिन आप बता चुके कि वो मोहम्मद अली साहब को ही बताते हैं, जिसमें उन्होंने बाकायदा पहले अलीगढ़ में दिया, फिर उसको लखनऊ में क्लियर किया, लोगों को यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा था कि भाई महात्मा गांधी कितने भी अच्छे हों, एक चरित्रहीन व्याभिचारी मुसलमान उनके मुकाबले बहुत बेहतर है। अरे मौलाना जौहर कहिए ना, मोहम्मद अली जौहर। हाँ, पूरा नाम जौहर ले देते। कहिए। वैसे तो मैं सोच रहा था लोग समझ जाएंगे मोहम्मद अली से जौहर उनके साथ जो है जुड़ ही जाना है। तो वो जो अब उसके बाद क्या हुआ, जब से आप ये सोचिए कि पहले ये आदमी जिसका सहारा ले रहे हैं, उससे पहले मैं आपको व्यक्तिगत घटना बता रहा हूं कि ये कल हुआ। उससे पहले परसों एक मेरे पुराने दोस्त है, मुस्लिम दोस्त है, और उनके साथ बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि बातचीत में मैंने कहा कि भाई अब डॉक्टर वाक्टर सभी एक तरफा हो गए, और आपको मालूम है वो बच्चों ने जो हिंदू लड़कियों की बोतलों में पेशाब करके उनको पकड़ा दिया पीने के लिए। तो मैं उनसे कह रहा था कि यार बच्चे पानी में पेशाब मिला रहे हैं और बड़े होके डॉक्टर होके वो पानी में रेजिन मिलाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि सब एक ही काम कर रहे हैं क्या? तो उस पर उसने कहा कि देखिए, आपको ममदानी याद नहीं आता है, आपको सादिक खान याद नहीं आता है, पूरी दुनिया उनको चुन रही है और आप ये कह रहे हो। तो मैं खैर बातचीत किसी और टर्न पर थी, खत्म होगी, लेकिन कल जैसे ही ये बयान आया मौलाना अरशद मदनी का, तो मेरे दिमाग में एकदम ये स्ट्राइक किया कि ये क्या बात है। कल ये सेम बात मुझे एक आदमी कह रहा है जिसका इससे मतलब नहीं, आज ये मौलाना कह रहा है। दरअसल ये सब कुछ एक ही जैसे से सोचा जा रहा क्या, या एक जगह से क्रिएट हो रहा है क्या? दरअसल जिस के लिए उन्होंने कहा, उस आदमी का मैं अपने चैनल पे भी दिखा चुका था कि वो 94-5 में, बाद में तो सबको आया, 94-5 में वो आदमी मुंह से 50 करोड़ रुपया, उस समय का आप अंदाज लगाइए, 94-5 में वो योजना बना के अल्फलाक और इसी नाम से तमाम चीजों की कंपनियां बना के फ्रॉड करके भागा हुआ। उसने फिर यहाँ के अल्पसंख्यक नाम से यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद उसको ये अनुमति भी मिल गई, और उसके बाद इसका इतना हौसला बढ़ गया, 2018 में उसके तमाम ये कैंसिल भी हो गए। इसके बावजूद वो उसको नेक ए लिख के चलाता रहा, रजिस्टर्ड। और अब जब उसको पकड़ा गया, जब इसके बाद वहां 3 लोग तो कम से कम अरेस्ट हो ही चुके हैं, जिसमें तीनों टीचर्स हैं। इसके बाद उसमें एक बाकी सब लोगों से पूछताछ हो रही है, लगातार हो रही है, कई लोग फरार हैं। वहीं उस आदमी के खिलाफ 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जिससे वो कम से कम एक छोटा मोटा शहर तो समूलहीन नष्ट करके वही बना देता जो वहां ओसामा बनवा देता था पूरे अफगानिस्तान को। उसी तरह से पूरी कोशिश के बाद आप ये सोचिए, उसके बाद वो उसकी तारीफ करने का हौसला रखते हैं। तो ये देवबंदी जमात की ताकत है, ये देवबंदी एजुकेशन की हौसले की तारीफ करनी चाहिए आपको कि वो लगातार ये करते हैं। उनको ये मालूम है, वो यही है, याद होगा आपको, इन्होंने पिछले 2007 से ये पूरी की पूरी जमात क्या कर रही है, तमाम केसेस लड़ रही है, उसको बाकायदा अपने उस पर कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जब पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं तो पॉलिटिकल वो सिर्फ जोड़ते हैं, वो बेसिकली इस्लाम की बात कर रहे हैं कि इस पर चर्चा ही नहीं की जा रही है। वो आप ये सोच के देखिए कि ये 2007 से हर एक आतंकवादी के लिए एक कवर तैयार किया जा रहा। ये आप ओपनली कहते हैं, आप कहते हैं कि हम सारे मुकदमे आपके हम लड़ेंगे। अगर मान लीजिए वो आतंकवादी अदालत ने कंफर्म कर दिया तो आप क्या वो पैसा वापस लेंगे? नहीं, आप कभी पैसा लेने की बात नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में जो भी आतंकी होगा उसके लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार है, और ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, पूरे लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर दिया उन्होंने काउंटर उसके लिए। ये इन्हीं की देन है, इनके भाई और इनकी देन है, ये जमाते उलेमा की देन है। इसके बाद ये सारा पैसा कहां से आ रहा है, इनको ये ताकत आती कहां से है? दरअसल ये भी सोचने की जरूरत है कि इनको ये ताकत आती है क्योंकि जो हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा इनको जो मिल रहा है,
लगातार सबसे ज्यादा इन्हीं की वेबसाइट पे आपको जाके मिलेगा, दोनों ही चाचा भतीजे की किसी पे भी चले जाइए, वहां आपको मिलेगा कि किस तरह से कितना रेट है किस किस का। अब वो उसका बाकी कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी इनके पास नहीं है। लेकिन अपटन सिंक्लेयर की एक किताब थी द जंगल द फॉरेस्ट, उसमें बड़ा वो है कि वो डिब्बा बंद पैकेजिंग उद्योग की कहानी थी, जिसमें वो ये बताता है, मैनेजर मजदूर को घुमा रहा है कि यहाँ बीमार सड़े गले मजदूर, वो जो बीमार पशु हैं सबका हम लोग हर चीज का इस्तेमाल कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी पूंछ के बालों का भी वो किसी चीज में इस्तेमाल करते हैं। बल्कि वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि हम जानवरों की चीख छोड़ के सबका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मैं इन तरह के बयान सुनता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये चीख का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ममदानी कहाँ चुना गया, वो वहां चुना गया है न्यूयॉर्क में, सादिक शेख कहाँ लंदन में है, लेकिन इन दोनों को वहां उतनी दूर तो याद आ गया, इनको थोड़ी दूर उससे पहले सीरिया और वहां बगदादी और उन तब का तमाम जिनके यहाँ तैयार की जा रही है फौज, वो याद नहीं आता। ये लगातार एक पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ हुआ है, और ये बात इनकी बेचैनी भी बढ़ गई और बेशर्मी भी बढ़ गई है। जब से उनको ये पता चल गया कि ये मजबूरी है अपनी राजनीतिक ताकत से, वोट बैंक से ब्लैकमेल कर रहे हैं जब से सेकुलर पार्टियों को, तब से उनको ये लगने लगा कि हम कुछ भी कहेंगे तो एक हमको साथ खड़ा होगा। देखिए वहां आपको कई सारे मुस्लिम इलियास या जो भी कहिए उनको, मौलाना इलियास और तमाम लोगों के बयान मिल रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे पहले तारीफ करने और उनका बैकअप देने वाला उदित राज, कांग्रेस से बैकअप आया। यही उनकी ताकत है। अगर आप पूछ रहे कि इनको ये ताकत कहां से मिलती है, तो एक और था संदीप दीक्षित जी, संदीप दीक्षित ने भी उनके पक्ष में बयान दिया है। हाँ, मैं यही कह रहा कि इनको ये सारी ताकत यहां से मिलती है, और ये तो इस मामले में बहुत जबरदस्त तरीके से फेमस है। आपका ये मौलाना, इसने तो ये सब जगह इसको ये शौक रहता है कि हमको ये बताना है कि किस तरह से ये तमाम लोग हमारे जो इस्लाम के नाम पर हमारा है अल फलाह यूनिवर्सिटी, अब इसको 415 करोड़ का, अगर हम लोग देखें, जावेद अहमद सिद्दीकी जिसके लिए इसने बात की है, इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का 415 करोड़ का है, और उसमें कोई वो नहीं है, वो ज्यादातर तो उन्हीं से लिए, पैसे भी उन्हीं से लिए। ये तो है नहीं कि भाई जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो 50% तो माइनॉरिटी है ही उसमें, तो सारे पैसे लिए, प्रोसीजर ऑफ और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इसको कहा गया, इस आय को प्रोसीड ऑफ क्राइम कहा जा रहा, तो ये देर सवेर सीज होनी है। दरअसल ये अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी के नाम पे सब बचाने की कारण के लिए पहले से पहले तैयार करो, ताकि आपको किसी भी तरह से बचाव कर सके। इससे दो चीजें तरी होगी, एक तो विपक्ष की मजबूरी हो गई जो इनके वोटों के लिए है वो इनके साथ खड़ा हो, और दूसरा ये भी अपना मुसलमानों के बीच में एक बड़ा हो गया कि साहब ये बहुत बड़े उसके ऊपर है और ये लड़ाई लड़ते हैं। ये तो इनका पैटर्न आज का थोड़ी है, ये बहुत पुराना पैटर्न है। आपने देखा होगा जब इनसे मिलने वो गया मुतवक्किल, तो इन्होंने कहा अफगान यहां नहीं घुसेंगे, मतलब ये जो है वो बता रहे थे कि अफगान यहां नहीं घुसेंगे, ये इस देश को एक वो बता रहे थे, क्योंकि तालिब थे सारे। और भटका हुआ युवा बताने वाला फिर आ गया, आपको मालूम है इमरान मसूद ने कहा, उस डॉक्टर को ही कहा कि भटका हुआ मसूद वो है। दरअसल जब भी इनको ये लगता है कि इस्लाम के ऊपर लोग वाकई सोचने लगेंगे, वाकई सियासत बढ़ने लगेंगे, जबकि इनको इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि इस देश में नहीं पढ़ते हैं सारे लोग। जिस दिन वो सारे लोग पढ़ लेंगे आपके बयान की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन फिर भी ये जरा सा भी होता है तो उसकी तैयारी इनके पास पहली है, और ये एक बहुत बड़ा पैरेलल नेटवर्क है जो आतंकवादियों को कवर देता ही देता है उसमें। और अब तो वो अपनी साइट पे भी लिखते हैं हमने 400 से ज्यादा जो जो बेगुनाह मुसलमान है उनको फंसाया हुआ। इनके पास एक कोई पत्थर है जिसे लगा के पूछ लेते हैं कि तू बेगुनाह है या नहीं, बाकी अदालतें अपना टाइम पूरा करें। जी, तो जो लड़ रहे हैं जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो बिहार का जो रिजल्ट आया है उसके बाद भी जो बाकी हम सब देख रहे हैं, तो कवर फायर देना अखिलेश बाबू ने कुछ कम कर दिया है क्या? कवर फायर अब उनको पहले तो जो इसका पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है और जो पॉलिटिकल आइडिया है पहले कोई उनको समझाए। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसी कोशिश की थी, उसमें उनका हाथ जल गया था।
उन्होंने कहा था कि जो जो यूपी में आपको याद होगा लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उनको उन्होंने कहा था ये सब मासूम लोग हैं और इनको छोड़ने की बात कही थी। मामला हाई कोर्ट गया था, तो हाई कोर्ट ने कहा था आज आप इन्हें छोड़ रहे हैं, कल आप इन्हें पद्म विभूषण भी दे देना। और ये भी कहा था कि ये इसमें सेंट्रल लॉस के तहत भी इनके खिलाफ चार्जेस हैं, तो बिना केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति की आप इनको रिहा नहीं कर सकते। बाद में उसमें एक आदमी को पेशी में ले जाया जा रहा था फैजाबाद, जिसका नाम अब अयोध्या हो गया है। तो गर्मी का महीना था, मई का महीना था, उसमें उसकी मौत हो गई। तो अखिलेश जी ने तुरंत जो एस डीजीपी थे दो, विक्रम सिंह और ब्रजलाल, दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवा दिया 302 का कि इन लोगों ने हत्या करवाई है। रिटायर्ड डीजीपी के खिलाफ मर्डर चार्जेस में एक एफआईआर दर्ज हो जाए, उन्होंने इतना तो किया है। उसके बाद से आजम खान साहब 2 साल जेल में काट आए। वो केवल एक बार मिलने रामपुर गए, एक बार जेल में भी गए थे। उसके बाद आज 24 नवंबर है, आज ही संभल में हिंसा की एनिवर्सरी है। आपको याद होगा पिछले वर्ष नवंबर को एएसआई की टीम जब गई थी संभल में हरिहरनाथ मंदिर ऑब्लिक जामा मस्जिद का सर्वे करने, तो उसके ऊपर कितने पत्थर चलाए गए थे, उसमें गोली चली थी, कुछ लोग मर गए थे। तो उनके लोगों को तो 1-1 लाख रुपया या 5 लाख रुपया सबको दे दिया है, जो 5 या 6 लोग की जिसमें मौत हुई थी। उनसे प्रियंका गांधी मिल भी चुकी है दिल्ली में अपने आवास में। और एक घटना हुई थी अभी कुछ इस साल के शुरू में बहराइच में, जुलूस निकल रहा था, उसमें हिंदू लड़का को ले गए थे, घसीट के मस्जिद में मार डाला था। तो उसमें पार्टी का डेलीगेशन तो नहीं गया, ना ही कोई उन्होंने सहायता दी थी, क्योंकि लड़का जो था मरने वाला वो पीडीए का नहीं था, ब्राह्मण था। तो लेकिन उनके इस विषय पर अभी तक कोई बयान नहीं आए हैं। अप्रैल से जो इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो दरगाह, मस्जिदें और मदरसे हटाए गए हैं और डिमोलिशन किया गया है, उस पर भी खामोश है। उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर हुआ है, लगभग 5,000 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई है, उस पर भी उनका कोई कोई बयान नहीं आया है। और अभी जो दिल्ली का जो ब्लास्ट है रेड फोर्ट का, उसके भी ऊपर उनका बयान नहीं आया है। लेकिन इसमें एक बात जो अब तक नहीं कही जा रही है, फरीदाबाद की जो अल हिलाल यूनिवर्सिटी है, इट इज वेरी क्लोजली लोकेटेड नियर द मेवात एरिया, जो नूह डिस्ट्रिक्ट है, जो अपने आप में जो अपने आप में जिहाद का जो जिहाद का मरकज है नॉर्थ इंडिया में। अल हिलाल नहीं, अल फलाह, सॉरी, अल फलाह, हाँ। लखनऊ में जब मैं लखनऊ में इस नाम की बहुत अल फलाह का मतलब होता है यौम क़यामत। जी, यौम क़यामत। वैसे फलाह का मतलब भी तो होता है वेलफेयर करना, फलाही तंजीम यानी वेलफेयर तंजीम। फलाही मदरसे भी हैं, फलाही वहाँ उसमें सारे हाँ, आजमगढ़। और जो कल जो खबर आई है कि वहां पे एक ऐसा मदरसा है, उसमें बहुत गहराई में बेसमेंट बना हुआ है, और उसमें वहां पे ही अमोनियम नाइट्रेट वगैरह सब जो है स्टोर किया गया था। और मुझे हैरानी है कि पिछले 11 साल से वहां पे बीजेपी की सरकार है, और इतना बड़ा इंटरनेशनल रैकेट वहां चल रहा था, और हरियाणा गवर्नमेंट को इसकी खबर नहीं है। तो अखिलेश जी बता जो रहे है, कि 5-5 फीट मोटी दीवारें हैं उसमें। जी 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 जी, मतलब और काफी गहराई पे है। तो ये सब किस लिए बन रहा था? क्या क्या मतलब अल्लाह ताला की रहमत को रोकने के लिए दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थी? वो इसलिए बनाई जा रही थी कि जो रेस्ट इन पीस वाली जो रूह है वो बिल्कुल ही महफूज रहे। तो इससे ये इतना बड़ा कारनामा जो है नेशनल कैपिटल रीजन में हो रहा था, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, और उसके बाद ये सब हो रहा है। और इसका यूपी से बहुत गहरा कनेक्शन है, लखनऊ से है, कानपुर से है, सहारनपुर से है, देवबंद से है। और लेकिन बहुत ही धीमी रफ्तार से जांच चल रही है, और कोई चीजें सामने आ नहीं रही हैं बड़ी रेट्स की, हरियाणा तक ही सीमित है। अच्छा साहब, जी ये सर। मैंने चूंकि अखिलेश जी के बारे में पूछा था, तो मैं धीरेन्द्र जी से पूछूंगा कि अखिलेश जी ने ये क्या एक डायरेक्शन जारी किया है कि साहब आप लोग जो है वो हमारे हिंदुत्व को गाली ना दें, हिंदुत्व के प्रतीकों को गाली ना दें, देवी देवताओं को गाली ना दें।
लेकिन मनोज यादव पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, वो तो सबको गालियां देते चला जा रहा। दरअसल शुरुआत उन्होंने की जैसे ही रिजल्ट आया, उसके बाद उनको सबसे पहला काम याद आया कि ये जो है बहन मायावती जी जो हैं उनको बहुत गालियां दी जा रही थी, उनको बहुत ज्यादा। तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि अपने काडर को साफ कहा कि उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, असम्मानजनक शब्द नहीं लगेंगे, वो नहीं लगेंगे। उसके बाद फिर उनको थोड़ा और आगे जाके याद आया कि अरे ये तो बहुत कुछ वहां मसला इस तरह का हो गया कि वोटों में, यादव वोटों में भी दरार आ गई। बहुत सारे जगह पर यादव वोट जो है बहुत ही मसला, जैसे बहुत सारे बयान आपने देखे होंगे जिसमें एक रिपोर्टर माइक लगाता है, नीचे वो आदमी मजदूर मखाना वाला कर रहा है, तो उससे कहता है, तो वो कहता है यार यहाँ कोई और बात नहीं होनी, यहाँ मियाँ का लड़ाई है और हमारी लड़ाई है, इसमें कोई पार्टी वार्टी नहीं, आप जाओ। वो बीजेपी कह रहा हमको पार्टी से मतलब ही नहीं है यार, हमारी लड़ाई सीधी है। तो उनको ये बाइटें सब पता चल गई कि खामखा की ऐसी लड़ाई में क्यों। तो ये दरअसल अगर आप देखें, मैं तेजस्वी के मुकाबले ये तो मानता हूं कि अखिलेश के पास ज्यादा बेहतर तरीके से अपने पिता की समझ है, और मुलायम सिंह यादव ने एक इस तरह का वोट बैंक तो तैयार किया ही था कि जो गोलियां चलाने से खुश हुआ, लेकिन अपने साथ उसके बावजूद उन्होंने एक दो जातियां हमेशा जोड़ी रखी जो साथ में रही। अखिलेश उन सबको एक के बाद एक बिखेरते चले गए, लेकिन तेजस्वी के मुकाबले मुझे लग रहा तेजस्वी का जिस तरह का हश्र हुआ, और जिसमें उन्होंने अब नोटिस भी, अब तमाम जगह नोटिस जारी करने शुरू कर दिया। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने गाने वालों को दे दिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा, उस समय कोई ये पूछ नहीं रहा कि यार ये आप अपनी रैली में चलवा रहे थे, वहां हम लोग हंस रहे थे कि गाना क्या है, कहने लगे साहब वो दुपट्टे से कट्टा पूछ ले। तो मतलब मुझे वहां समझ में नहीं आ रहा था पूरा, उस तरह हम लोग नहीं समझ पाते। तो मैं रैली में जब गया उनकी, तो मैं पूछ रहा था भाई ये गाना क्या गाया जा रहा, तो उन्होंने यही बताना शुरू कर दिया कि आ जाएंगे तो हाथ में लेंगे कट्टे और वो होगा। तो मैंने कहा यार ये गा के इनसे क्या हासिल होने वाला है। तो ये सब चीजों का असर इतना ज्यादा हुआ कि वो डर। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग गाना हुआ, साबित हुआ, जिसको लिखवा, जिसने गाया, वो गाने वाले लोग यादव नहीं है। बाद में वो चेक कर रहे कि साहब ये तो भूमियार है या दूसरे लोग हैं, तो वो उनको कहते फिर रहे कि हमने नहीं गाया, हमने नहीं गहलवाया। तो वो सब चीजें लड़ाइयां हो गई। तो मुझे लगता है कि वो एक दूसरा एक प्रैक्टिकल बात यह है कि वो ये समझ गए कि अगर आपको बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी चूंकि 27 का चुनाव है, किसी को कोई ध्यान नहीं है कौन महागठबंधन है किसको नहीं। उनको मालूम है कांग्रेस नाम के बच्चे को, जैसे हम लोग कई बार बच्चा जब पैदल नहीं चल, जब उसको पैदल वो चलना नहीं आता अपने पैरों पे, तो आपने देखा होगा माँ बाप या खुशी के मारे उसको, बच्चे को पकड़ लेते हैं, वो बच्चा दोनों उंगलियां पापा की पकड़ लेता है और फिर पैरों पे पैर रख के वो चलते रहता है पापा के। तो वो खुश रहता है कि वो भी चल रहा है और पापा भी खुश रहते हैं। तो ये मालूम है कि राहुल गांधी उसी बच्चे की तरह है जो कभी समाजवादी पार्टी की उंगली पकड़ लेते हैं, कभी राष्ट्रीय जनता दल की उंगली पकड़ के उनके पैरों पे चलते हैं। तो ये मालूम है अखिलेश को कि इस बच्चे को भी चलाना है और अपने आप भी चलना है, तो कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं मेंड करने की, लेकिन जिस तरह की ताकत आपको वहां मिलती है तेजस्वी को मंचों से और उनके समर्थकों से, वही ताकत आपको मालूम है कि उन्होंने कभी, जब वो डिंपल भी गई थी वहां, डिंपल यादव जब वहां करने गई इलाहाबाद में, बोलने नहीं दिया गया समर्थकों ने। कई जगह खुद इलाहाबाद ये मंचों पर बोल नहीं पाते इनके समर्थकों के सामने, इनको मालूम है यही मेरी ताकत है। तो ये जितने चाहे निर्देश दे ले, जितने चाहे पैटर्न बना ले, उनको मालूम है कि जो जिस तरह से कहते हैं ना गर्भनाल के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ, तो वो तो जुड़ा हुआ है। आप कुछ भी कहेंगे वो तो शुरू कर देंगे। उनको आपने देखा होगा जब इन्होंने कहा 2017 या 18 का चुनाव में ही कहा था, शायद 22 के वाले में, जिसमें कहा था जिन्ना राष्ट्रभक्त है, तो उसके बाद आपने देखा होगा तुरंत उनकी जितनी लाइन थी जो समर्थकों की, वो तुरंत जिन्ना को राष्ट्रपति और महात्मा गांधी से बड़ा साबित करने में जुट गए थे कि साहब वो तो इनकी गलती थी, वो तो नेहरू की गलती थी, सब लग गए। तो ये चाहे जितने कह लें वो लोग वहीं रहेंगे। हाँ, इनके जहन में ये जरूर आया, चूंकि अब इनके किसी जो वहां से घूम के आए हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जो यूट्यूबर्स और पत्रकार वो वहां से आ रहे थे, जिसमें से एक ने तो ये राय तक दे दी, आप हैरान होंगे। उसने कहा कि मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि ऊंची जाति के किसी भी आदमी को टिकट ना दें, क्योंकि वो आपको वोट नहीं देते हैं। इस तरह की राय देने वालों को उन्हीं ने ये राय दी होगी कि साहब अपना वोट बैंक बढ़ाना पड़ेगा, आपको वोट बेस बढ़ाना पड़ेगा, लिहाजा आप अब अपने समर्थकों को कहिए। मानने वाले वो भी नहीं, उनको भी मालूम है और इनको भी मालूम है। तो लिहाजा ये एक रस्मी कवायद है। जैसे अरशद मदनी ने जो कहा, उससे पहले आपको याद होगा अरशद मदनी ये भी कह रहा था कि अल्लाह और ओम एक ही है।
तो अरशद मंदी ने जैसा कहा, मानता वो क्या है ये अलग बात है, कहता वो क्या है ये। ये भी तो कहा था हजरत आदम तो हिंदुस्तान में हाँ, पैदा हुए थे। हिंदुस्तान में पहले कदम इस्लाम के यहाँ पड़े। तो जो कहा जाता है यही पड़े थे। हजरत आदम हिल्ला इस्लाम, वो बर्रे हाँ, सगीर में ही पैदा हुए थे। तो वो मैं बर्रे यही कह रहा हूँ कि बताया उन्होंने कहा भाई वो श्रीलंका में आए थे सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले जी, श्रीलंका में आए थे। और वो बताया कि भाई रावण जैसे के ये शेखुल हिंद ने जिस तरह से प्यार मोहब्बत चारों तरफ फैलाया था, उसी तरह से हमको भी प्यार मोहब्बत फैलाना है। तो सर वो श्रीलंका में रावण के पहले आए थे कि रावण के बाद आए थे? मुझे पता नहीं किसके भेष में आए थे। वो कह रहे पहले लेकिन आए सर थे एक या बात संजय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मोदी जी के 11.5 साल के बाद जो समाजवादी पार्टी और आरजेडी के लिए जो असली संकट उभर रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इनकी विरासत पे भी कब्जा कर लिया है, इनके मुद्दों पे भी कब्जा कर लिया है और इनके लिए कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, जाति की जनगणना भी करा रहे हैं। और यूपी में अभी परसों पावर टैरिफ फिर से अनाउंस हुआ है। 6वें साल लगातार जो है यहाँ पे पावर टैरिफ बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। गन्ना एक और इश्यू था, गन्ने में लगातार जो है 100% पेमेंट हो चुका है किसानों का। किसान पेमेंट चाहता है, हर साल बढ़ोतरी नहीं चाहता है। करंट सीजन अभी नवंबर 1 से क्रशिंग शुरू हुई है, 600 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है। तो इनकी विरासत भी बीजेपी ने छीन ली है। इनके और जो 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 दीनदयाल उपाध्याय का जो फिलॉसफी थी, अंत्योदय यानी बॉटम अप, उसी को हम जानते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो इससे जो इंक्लूसिव काम हुआ है, बीजेपी ने गांव गांव में जो इनरोड्स बनाई है, जो टच पॉइंट बढ़ाए हैं कॉमन पीपल के साथ, तो वो रीच किसी की है नहीं। यूपी में केवल बीजेपी के पास 1.25 लाख बूथ लेवल एजेंट्स हैं। कांग्रेस के पास कुछ 100 में है, कुछ 1000 में है। बीएसपी के पास और कम है। समाजवादी के पास का दावा है कि 1 लाख हो गए हैं। तो ये भी एक बड़ा संकट है समाजवादी पार्टी के सामने कि आखिरकार ये योगी के गंजे सिर के अलावा योगी पे किस बात पे हमला करेंगे। अभी अखिलेश ने ट्वीट किया था कि ये शैम्पू क्यों देख रहे हैं दुकान में, इनके सिर में बाल नहीं है। और उन्होंने परसों यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी कहते हैं 2047 में इंडिया एक विकसित राष्ट्र होगा। क्या तब तक मोदी जी इस दुनिया में रहेंगे? तो सब ये सब जो उनके बयान आ रहे हैं, दैट शोज हिज डिस्टर्ब माइंडसेट। नहीं, और जो संजय जी वैसे कह मैं रहे एक बात कहूँ, आप धीरेन्द्र जी, आप इसके बाद वाइंड अप कर दीजिएगा। मैं एक बात कहूँ कि जो बयान में अखिलेश के देखता हूँ, जो मैं तेजस्वी के देखता हूँ, तो वैसे तो दोनों बिलो पार हैं, लेकिन अखिलेश मुझे तेजस्वी से ज्यादा जिसको कहें डाउन दिखते हैं। यस, वो तो डाउन मतलब आप इसको क्लियर कीजिए। अरे डाउन मतलब बावड़े दिखते हैं। अच्छा। दरअसल एक और आपके बात में मैं जोड़ देता हूं, उसमें जोड़ता हूं, क्योंकि अभी आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसको इन्होंने अयोध्या का राजा घोषित किया था, है ना, अवधेश, अब वो बड़ा दुखी आज घूम रहा है और उसको उसको ये समझ में नहीं आया। और हमारे यहाँ तो पूरे शास्त्रों में, पुराणों में और हर आदमी की आत्मा में सबके ये लिखा हुआ, गुदा हुआ है और आता है डीएनए में कि साहब अयोध्या में तो एक ही राजा है, पूरी दुनिया में वही राजा रघुवर है। लेकिन उसको उन्होंने घोषित किया और आज वो ये कह रहे थे कि देखिए साहब, मुझे अयोध्या में बुलाया नहीं है और कल के लिए मुझे आमंत्रण नहीं दिया, जबकि मैं नंगे पैर अपने घर से महाराज के लिए दर्शन करने, भगवान राजा राम के दर्शन करने में जाता। तो ये जो इनका मैसेज है वो इसलिए है क्योंकि उनको मालूम है कि अब ये बात यहाँ कम से कम उत्तर प्रदेश में तो पूरा हो गया, क्योंकि कल जब वो दोबारा से ध्वजारोहण होगा तो ये 500 साल के इतिहास का चक्का वापस कर देने वाली एक अविस्मरणीय कहानी होगी। ये जिसको स्वर्णिम एक अध्याय पूरी दुनिया के सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में कल लिखा जाएगा, क्योंकि कम से कम इस्लाम की उस वहशत के खिलाफ, उस बर्बरता के खिलाफ किसी ने इतना खूबसूरती के साथ और बहुत मानवीयता के साथ इस तरह नहीं किया। तो वो उसकी एक छटपटाहट दिखाई देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसका असर जरूर होगा। दूसरा ये कि आप जो कह रहे हैं, ये बात मुझे थोड़ा सा इसलिए लगता है क्योंकि देखिए
मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश के पास कम से कम तेजस्वी से ज्यादा बड़ा वो तो रहा है जानकारियों का और उसका। और तेजस्वी में दिक्कत यह है कि तेजस्वी कुछ भी कहिए वो बाहर निकलने से कतराता है। अगर कुछ भी कहिए, आपने देखा होगा कि वहां जब चुनाव में हल्की सी बारिश हो गई, हल्का सा मौसम खराब हुआ, तो उसने निकलने से इनकार कर दिया। तो ये तो दोनों में है, लेकिन फिर भी मैं इससे थोड़ा सा अलग रुख रखता हूं। मेरा ये मानना है कि अखिलेश के पास कम से कम तेजस्वी से ज्यादा अभी तक लोग भी दिख रहे हैं और नेतृत्व भी किया ही है। 5 साल वो रह चुका। बाकी तेजस्वी को ये मौका मिलेगा मैं तो नहीं कह पाता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज बहुत सारे लोग कह रहे थे जैसे डायनासोर गायब हुए ऐसे आरजेडी भी गायब हो जाएगी। बहुत सारे लोग तो, चूंकि वहां बहुत दिमाग फर्टाइल है, तो वो सब लोग ऐसे ऐसे उदाहरण ला रहे हैं खोज के। लेकिन अभी चुनाव तक क्या क्या हालत हो जाएगी, क्योंकि वो जिस तरह पत्रकार को कह रहे थे कि गंजे तुम्हारे सिर पे बाल नहीं, तो मुझे लगा यार मैं तो जा ही ना पाऊंगा कभी किसी दिन, क्योंकि मुझे तो देखते ही वो कहेंगे गंजा आ गया। तो मुझे लगता है कि अब शायद वो आपकी बात सुन के अपने आप को आपके जो आपने कहा है उस पर साबित करके रहेंगे, ऐसा हो सकता है, मैं ये मान सकता हूँ। आपने उनको कोई राज अरे धीरेन्द्र भाई जी, आज बहन जी की जो सक्रियता है उसने भी समाजवादी पार्टी के संकट को बढ़ाया है। जी जी, ये तो बात है, ये परेशानी खड़ी कर दी है। ये तो है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और वीरेंद्र नाथ जी को और धीरेन्द्र जी को, दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।